नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार बोल रहा हूं और लोगों से बातचीत के इस सिलसिले में आज मेरे साथ मेरे एक पुराने बहुत ही काबिल सहयोगी सुदीप ठाकुर हैं, जो छत्तीसगढ़ से जर्नलिज्म शुरू करने के बाद आगे बढ़कर दूसरे शहरों में गए और इन दिनों दिल्ली एनसीआर इलाके में वे अमर उजाला के एक वरिष्ठ संपादकीय पद पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज की ये बातचीत उनकी अखबार नवीसी को लेकर नहीं है। सुदीप ने और मैंने साथ में बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के काम को बाद में भी हमने देखा है। ये बातचीत है, उनकी दो किताबें आई पिछले सालों में और दोनों किताबें बहुत ही दिलचस्प, दोनों किताबें लगातार खबरों में बनी रही। दोनों किताबें हिंदुस्तान के अलग अलग दौर के इतिहास की अलग अलग कहानियां थीं। पहली किताब उनकी आई लाल श्याम शाह, एक आदिवासी की कहानी, ऐसा नाम था। अगर नाम गलत होगा तो सुदीप अभी ठीक कर देंगे। और दूसरी किताब उनकी आई, ये लाल श्याम शाह छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी जननायक थे। उन पर एक इतिहासकार की तरह सुदीप ने बहुत मेहनत करके वो किताब लिखी। रोज के अखबार में काम करने वालों की इतनी मेहनत करने की आदत नहीं रह जाती, लेकिन सुदीप ने बड़ी मेहनत करके वो किताब लिखी। दूसरी किताब उनकी हाल के बरसों की है, जो कि आपातकाल के वक्त के, उसके बाद के वो 10 साल जिनसे देश की राजनीति की, सियासत की तस्वीर बदली, उन 10 सालों के ऊपर सुदीप की एक किताब है। उन दोनों के सही नाम सुदीप आपको गिनाएंगे। मैं ये चर्चा इन किताबों पर करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि किताबों पर चर्चा महज उनके काम की रहती है जिन्होंने वो किताबें पढ़ रखी हैं। ये चर्चा किताबों के बारे में है, तो वो किस बारे में है, किस तरह से हम चर्चा करेंगे, वो देखते हैं। सुदीप, आपका बहुत स्वागत है। और मैं कोई नोट्स शुक्रिया। लेके बैठा नहीं हूं, तो मैं किताबों के बहुत सही नाम गिना नहीं पा रहा हूं। तो हाँ, आप पर एक बार आप अपनी दोनों आपके साथ किताबों के नाम सही गिना जी दीजिए। जी, आपके साथ काम करते हुए ये पता है कि बिना नोट्स के भी आपके पास बहुत सारी जानकारियां जुबान पर होती हैं, आपके जहन में होती हैं। और दो किताबों का चूंकि आपने जिक्र किया, तो पहली मेरी जो किताब थी वो थोड़ा सा मैं आपको संशोधन कर रहा हूँ हाँ, कि लाल श्याम शाह को छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं करना चाहिए। वो मध्य भारत के बहुत बड़े आदिवासी नेता थे, क्योंकि जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे तब वो महाराष्ट्र से के चंद्रपुर चांदा से, जी, तो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, जिसको बिल्कुल, दंडकारण्य वाला हिस्सा, जी, तो उन पर केंद्रित थी वो किताब। तो वो लाल श्याम शाह एक आदिवासी की कहानी, जी, जिसका मराठी में भी अनुवाद हुआ था। और अभी जिस किताब का आपने जिक्र किया है, जो 1970 के दशक का, तो वो 10 साल जिनसे देश की सियासत बदल गई। तो ये सिर्फ इमरजेंसी तक नहीं, बल्कि उस दशक में पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स और तमाम चीजें थी जो पॉलिसीज पर भी थी। और आफ्टर ऑल मतलब आम लोगों से जुड़ी हुई तो थी ही, क्योंकि कोई भी दौर जो है वो बिना आम लोगों की सहभागिता के पूरा नहीं होता। हाँ। अब मैं सुदीप आना चाहता हूँ इन किताबों के, इन दोनों किताबों के कंटेंट से परे, कि ये किताब आपने लिख ली, किताब छपने चली गई होगी, कोई पब्लिशर मिला होगा, उसके बाद किताब छप कर आई, उसकी मार्केटिंग शुरू हुई होगी। हम सोशल मीडिया पे लगातार आपकी किताबों को देखते आ रहे हैं, आप उनके बारे में लिखते हैं, लोग उनके बारे में लिखते हैं, जिनको किताबें मिलती हैं वो तस्वीरें पोस्ट करते हैं, बहुत सारी पोस्ट देखने मिलती हैं। उसके बाद कहीं आप किसी पुस्तक मेले के मंच पर दिखते हैं, वहां आपके किताब पर चर्चा है। शायद चंडीगढ़ में भी हुई, दिल्ली में हुई, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बात होती है। मैं अब इसको थोड़ा देखना चाहता हूं कि जो परंपरागत अंदाज जो था लेखक, प्रकाशक और ग्राहक, पाठक का, वो किस तरह से बदल गया है। किस तरह से इन दिनों फिल्मी सितारे जिस तरह अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए घूमते हैं, तो मैं देखता हूं कि लेखक, तमाम छोटे बड़े, चर्चित, मशहूर सभी लेखक जो हैं, वो अपनी किताबों के लिए लोगों के बीच जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपना संस्मरण सुनाता हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, म्यूनिसिपल की गरीब स्कूल थी वो।
तो वहां पे श्री कृष्ण सरल, उस समय उनका नाम बड़ा चलता था, वो देश प्रेम की, वीरता की कविताएं लिखते थे, और छोटी छोटी सी, जैसे पूजा की आरती की किताब रहती है, ऐसी पतली किताबें उनकी रहती थी, 2 रुपए 4 रुपए ऐसे दाम की किताबें। और वो रिक्शे में बड़े बड़े कैनवास के बैग भरकर और आते थे स्कूल में, प्रिंसिपल से मिलके, टीचर्स के साथ वो क्लास में आते थे, हम लोगों को किताबें दिखाते थे, 1-2 कविताएं पढ़ के सुनाते थे। जिन बच्चों को लेना रहता था वो अगले दिन घर से 3 किताबों का 10 रुपया या 11 रुपया या ऐसा कुछ हम लोग लेके जाते थे और वो किताबें खरीदते थे। तो मैंने उनको देखा हुआ है कि रिक्शे में घूम घूम के अपनी किताबें बच्चों के बीच जाके वो बेचते थे, और मेरे मन में इसका बड़ा सम्मान है। हमने अखबार चालू किया तो इसका न्योता जो है, घर घर जाकर हमने चिट्ठियां बांटी कि हम अखबार शुरू कर रहे हैं। हमने कोई होर्डिंग नहीं लगाया, कोई प्रचार नहीं किया। तो मैं व्यक्तिगत प्रचार में बड़ा भरोसा करता हूं। मुझको लगता है कि हमारी साख, ईमानदारी सब जुड़ जाती है व्यक्तिगत प्रचार के साथ। तो मैं उन लेखकों को देखता हूं जो अपनी किताबों के बारे में लिखते हैं, उन किताबों पे चर्चाओं में जाते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझको एक चीज जो खटकती है वो ये है, मैं यहाँ के एक पुस्तक मेले में भी अभी गया, कई किताबें खरीदने की मेरी इच्छा भी थी, लेकिन कुछ किताबें मैं ले पाया, कई किताबें नहीं ले पाया, उनके दाम काफी ज्यादा थे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप जब किताब प्रकाशन के लिए किसी प्रकाशक को देते हैं तो क्या उसके दाम पर किस तरह की उसकी बाइंडिंग रहेगी, कितनी महंगी छपाई होगी, वो कितने दाम तक बिके, सस्ती रहे, अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके ऊपर आपका क्या काबू रहता है एक लेखक के रूप में? अब ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपका प्रकाशक कौन है, जी, मैं क्योंकि आपका ही तजुर्बा जानना चाह रहा हूं, मैं पूरे वही बाजार वही को समझना नहीं चाह रहा हूं, आपका तजुर्बा। मैं समझ गया। तो मेरी 2 किताबें 2 पब्लिशर से आई हैं। तो पहली किताब के लिए मैंने बहुत जगह प्रयास किया था, फिर अंततः एक जगह वो स्वीकृत हुई। तो इस पे बहुत ज्यादा बातचीत से ज्यादा असल में एक एक समझने की बात है, ये व्यक्तिगत हो सकता है मेरे लिए, कि मुझे ये पता था कि इन किताबों से मुझे कोई कमाई नहीं करनी है। ये मेरा एक कमिटमेंट था, एक जर्नलिस्टिक बोलिए या एक मनुष्य के रूप में का भी कमिटमेंट कह सकते हैं। ये जो एक फितरत थी कि मुझे कुछ लिखना है, तो मेरा ध्येय ये था कि वो लिखूं और वो छपे। हाँ, तो इस नाते पहले पब्लिशर से तो कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई और उस पर, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो 2-3 चीजें थी, जैसे कवर वगैरह था, तो उस पर बात हुई कि ये कैसा होगा डिजाइन, और उस पर बाकायदा उसमें मेरी सहमति थी, बल्कि मैंने ही उनको वो किया। ये बात दूसरी किताब के लिए भी थी बाकायदा, क्योंकि दूसरे पब्लिशर तो बड़े पब्लिशर हैं, राजकमल प्रकाशन समूह, उनका एक पूरा एक तौर तरीका अलग है काम करने का। तो बाकायदा मीटिंग में और वो सारी चीजें उन्होंने तय की। और चूंकि क्वालिटी को लेके उनके यहाँ कोई बात इसलिए करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जिस तरह वो है, वो साख भी उनकी उन सब चीजों से जुड़ी हुई है। तो इसमें ये तो रहता है। अब मूल्य की जो बात है, तो एक रफली आइडिया लोगों को हो जाता है कि 150-200 पेज की जो किताब है वो कितने मतलब उस पर जाए, क्योंकि देखिए कोई भी किताब जब छपती है तो उस पर कागज का खर्च, प्रिंटिंग का खर्च जो भी है, उसके अलावा उसको पाठक तक पहुंचाने का जो खर्च है, फिर रॉयल्टी है जो लेखक को दी जाती है, जो जो नॉर्म्स है उसी के हिसाब से मिल जाता है हिंदी में। कम से कम अभी वो एग्रीमेंट, बहुत सारे जो छोटे जो प्रकाशक हैं वो उस तरह नहीं करते, लेकिन बड़े प्रकाशक जो हैं वो एग्रीमेंट करते हैं, और वो ये तो होता है। तो जो यदि स्वीकृत हो गई आपकी पांडुलिपि और वो छापने को तैयार हैं, तो उसमें म्यूचुअल स्तर पर सहमति बनती है, और चाहे वो नया लेखक ही क्यों ना हो, मतलब मेरे जैसा नया लेखक, मैं तो अपने को नया ही मानता हूँ, लोग तो हर साल एक एक किताब लेके खड़े हो जा रहे हैं, तो उस लिहाज से। नहीं, मैं इसमें ये बात समझना चाह रहा हूं कि किताब अधिक लोगों तक पहुंच सके, जो गैर हिंदी भाषा है हिंदुस्तान की। मैं खासकर केरल वगैरह गया हूं, वहां मैंने देखा है किताबें बहुत सस्ती रहती हैं, सस्ती बिकती हैं किताबें, और भी हिंदी के अलावा और भाषाओं में होगा। मुझको ये समझ नहीं आता है कि एक किताब हार्ड बाउंड क्यों होना चाहिए, एक किताब का कागज बहुत अच्छा और बहुत महंगा क्यों होना चाहिए, एक अखबारी कागज से थोड़ा सा बेहतर रहे, या जिस जो कोर्स बुक की किताबें बच्चे पढ़ते हैं उस तरह के कागज में अगर छप जाए, अगर
₹300 की किताब ₹150 में मिल सके तो हो सकता है उसके ग्राहक बढ़ेंगे और लेखक और प्रकाशक को उतना ही मुआवजा मिल जाएगा, उतनी ही कमाई हो जाएगी। इस बारे में कभी सोचा है क्या आपने? नहीं, मैंने ये जरूर सोचा कीमत को लेकर के, पर मुझे लगता है कि जो मोटे तौर पर जो मेरा अपना अनुभव है कि यदि 250-300 पेज की कोई किताब है, जो मतलब खास तौर पर यदि चूंकि मैं तो नॉन फिक्शन लिखता हूं और उसके ऊपर, लेकिन जैसे अब 100-150 पेज की कविताओं की जो किताब है, अब उसकी कीमत भी कई बार हम 300-400 रुपये देखते हैं। या कहानियों का है, 4 या 5 कहानियां हैं या 7 कहानियां हैं, 150 पेज की है, वो भी 300-400 रुपया, तो ये ज्यादा है। अब इस पे चूंकि लेखक का बस बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसको तो प्रकाशक पर वो निर्भर है। इसमें मतलब मूल्य निर्धारण जो है किताब का, वो लेखक के उस पे उस पे नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन सुदीप, आपका बहुत से लेखकों से वास्ता पड़ा होगा, कुछ एक प्रकाशों से भी कहीं बात हुई होगी, यानी किताबों से आपकी किताबों से परे भी जर्नलिज्म में रहते हुए कई लोगों का तजुर्बा आपने सुना होगा। विनोद कुमार शुक्ल जी का तजुर्बा प्रकाशकों के बारे में विवादों में रहा, तो मैं उसको यहाँ लाना नहीं चाहता, नहीं तो पूरी बात उसी पे खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर मेरा बातचीत का मकसद ये है, क्या कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि किताब अधिक संख्या में छपे, उसका दाम कम हो, वो अधिक लोगों तक पहुंचे। आज मैं जितना सुनता हूं, लेखक और कवि ही लेखक और कवि की किताब खरीद लेते हैं, एक लेखक दूसरे लेखक की किताब खरीद लेते हैं, कुछ एक सरकारी खरीदी में किताबों को प्रकाशक खपाने की कोशिश करते हैं और वहां पे बात खत्म हो जाती है। आम पाठक या एक नया पाठक जिसने अभी तक किताबें नहीं खरीद कर पढ़ी हैं, क्या ऐसे पाठक के लिए सस्ते संस्करण आ सकते हैं? आप गवर्नमेंट सप्लाई के लिए जितने दाम का रखना है रखिए, सस्ते संस्करण लाके ग्राहक और पाठक को बढ़ाना, इसके लिए क्या किया जा सकता है? आप अपने तजुर्बे से परे भी। हाँ हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। पहली बात जो विनोद जी का आपने जिक्र किया, तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे वो आपके साथ वो जानकारी शेयर करना प्रासंगिक होगा। विनोद जी की किताब पर जब नौकर की कमीज पे मणिकौल फिल्म बना रहे थे, तो मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था और आपसे भी बात हुई थी, आपने भी कुछ सवाल उसके लिए दिए थे, यदि आपको ध्यान होगा। तो उसका हेडिंग यही था, जिसमें विनोद जी ने ये कहा था कि हमारे यहाँ फिल्म देखना संस्कार की तरह नहीं। अब आप यहाँ फिल्म की जगह किताब रख सकते हैं कि हमारे यहाँ किताब पढ़ना संस्कार की तरह नहीं। तो एक संस्कार की भी जरूरत है पढ़ने के लिए। अब होता यह है कि तमाम चीजें जो आप बाजार जाते हैं आइसक्रीम और खाने या पिज्जा खाने और इस सब पर एक बार में आप बहुत सारा खर्च कर जाते हैं, पर ऐसा कितने परिवार होंगे जिनके यहाँ महीने के बजट में किताब या अखबारों के लिए अलग से एक मद में पैसे रखे जाते हैं। तो एक तो ये भी बात है कि पढ़ने का एक संस्कार भी डेवलप करने मतलब उसकी जरूरत है। और यह निश्चित रूप से जो बात है कि किताबें पाठकों तक सीधे कैसे पहुंचे, ये असली सवाल है कि पाठक और जो जेन्युइन पाठक है जो पढ़ना चाहता है, और महंगी किताबें, जैसे मैं भी जाता हूँ, मैं 20 साल से मैं लगभग दिल्ली में हूँ, विश्व पुस्तक मेले में मेरा जाना आना हर बार होता है। एक कोरोना वाला दौर था, उसको छोड़ करके तो कई किताबें हमारी पहुंच से ज्यादा की हो जाती हैं। तो ये एक समस्या है। अब हम जो बात कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम आमतौर पर हिंदी की किताबों पर बात कर रहे हैं या भाषाई किताबों पर। बिल्कुल। अंग्रेजी में जो है वो किताबें तो 1,000-1,000 रुपए की हैं, 700-800 रुपए की किताबें हैं। तो वो तो बिल्कुल एक अलग उनका वहां भी पॉपुलर राइटिंग होने लगी है। और वो 100-100 रुपए में चेतन भगत की जो किताबें हैं, वो 100-100 रुपए में उन्होंने वो इसी यही टारगेट था उनका कि सस्ते में छोटी छोटी पतली पतली किताबें उन्होंने लिखी और उसके बाद चली गई। लेकिन जब कोई किताब रिसर्च के आधार पर और मेहनत जिस पर लग रही है, जो एक प्रोजेक्ट की तरह है, उस पर जो खर्च हो रहा है और वो प्रिंटिंग, अब उसमें वो उसकी लागत बढ़ जाती है। मैं तो अपना ये मैं एक और चीज है, एक और चीज है बस कि प्रकाशक जो है वो दो तरह से, मतलब जो बड़े प्रकाशक हैं उनके यहाँ जो मेरा अपना अनुभव भी है कि वो क्या करते हैं कि एक पेपर बैग में निकालते हैं किताब और हार्ड बाउंड भी निकालते हैं। हार्ड बाउंड जो है वो जाहिर सी बात है कि वो लाइब्रेरी या उसको बल्क में जो उनकी बिक्री जहां होती है उसके लिए वो संभावनाएं तलाशते हैं और उस तरह से उसको अलग रखते हैं।
अब इसमें कई बार ये होता है कि लेखक को ही नहीं पता होता है कि उसकी किताब किस किस रूप में छप रही है, ऐसा भी होता है। तो पेपर बैक जो है, और उसमें लागत कम करने की बात हो सकती है यदि उसको विस्तार से देखा जाए। हालांकि डिस्काउंट देते हैं, आप देखिए कि 300 रुपए की किताब जरूर होती है, लेकिन उसपे तरह तरह से डिस्काउंट देने का उपाय भी ये लोग करते हैं, क्योंकि उसमें उनको बुक सेलर जो है उसको कमीशन भी देना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज देना है, और फिर लेखक को रॉयल्टी भी देनी है। तो ये सारे फैक्टर उसमें आ जाते हैं। मैं आपने किताबों के संस्कार की कही, बहुत अच्छी बात कही, और उसको सुनने के बाद मुझको अभी याद आ रहा है, ये इंटरव्यू शुरू करते समय याद नहीं था। मैं 10 साल का भी नहीं था, नाना के घर जाता था, और वहां पर मेरे मामा हिंद पॉकेट बुक्स के मेंबर थे। मेंबर का मतलब उनके पास एक सूची पत्र आता था, और वो पोस्ट कार्ड में किताबों के नाम लिख के भेजते थे। तो उनको 10 रुपए या 12 रुपए में किताबें जो हैं वो कुछ कंसेशन के साथ, उनकी लिखी हुई किताबें पोस्ट कार्ड की, वो 15-20 दिन में आ जाती थी वीपीपी से। उसको पैसा दे के छुड़ा लेते थे, उसके साथ नई किताबों की लिस्ट आ जाती थी। तो मैं आपको बतलाऊं, मैंने शेक्सपियर के ट्रांसलेशन ये उन्हीं में पढ़े उस समय। गुलशन नंदा भी उनमें आता था, शेक्सपियर के हाँ ट्रांसलेशन भी आते थे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कहानियां भी उस समय उसमें पॉकेट बुक्स में आती थी। विश्व इतिहास की सबसे प्रसिद्ध या प्रमुख कहानियां भी उसमें आती थी। तो वो संस्कार, हमारा परिवार एक गरीब परिवार था, लेकिन मार्केटिंग का एक सिलसिला था, किताबें सस्ती थी। उस समय मुझको याद है 75 पैसे में बाजार में लस्सी आती थी, और 1 रुपए में हिंद पॉकेट बुक्स की पतली किताब आती थी। अब आज बाजार में लस्सी आपको 20-25 रुपए में मिलेगी, 25 रुपए में आप किसी किताब की कल्पना किताबें नहीं कर 300। सकते। तो ये संस्कार को, मैं आपको एक बात बतलाऊं, कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है इस मिसाल पर, आप जनेऊ के धागे को 6,000 रुपए का कर दीजिए, तो यज्ञोपवीत का संस्कार जो है उसकी पॉपुलैरिटी भी घट जाएगी। आप हाथ में बांधने वाली मौली जो है उसको 150 रुपए का कर दीजिए, तो जो घरों में पूजा के बाद कलाई पे मौली बांधी जाती है उसका भी संस्कार कम होने लगेगा। तो आप जो जी संस्कार बोल रहे हैं वो संस्कार मैंने अपने बचपन में देखा है, मुझको अभी अचानक याद आया वो, और बहुत लोगों को याद होगा मेरे पीढ़ी के। नहीं, मैंने तो वो विनोद जी के संदर्भ में, और ये मुझे अच्छी बात लगी कि किताब पढ़ने का एक संस्कार भी। हाँ, लेकिन ठीक है, वो उनका अपना मानना हो सकता है। विनोद जी मुझसे उम्र में एक पीढ़ी और बड़े हैं, उन्होंने भी देखा होगा वो दौर। और हिंद पॉकेट बुक्स केवल गुलशन नंदा नहीं बेचता था, और किताबें भी बेचता था। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जितना आपको सुना है मैंने, ऐसा लगता है कि प्रकाशन का व्यवसाय जो है वो लेखक के काबू से परे का है। लेखक को प्रकाशक मिल जाए यही बहुत है। आपको ही आधा दर्जन प्रकाशकों के बाद पहली किताब के लिए कोई मिला, और पहली किताब प्रतिष्ठित हो गई तो आपको दूसरा प्रकाशक अच्छा मिल गया, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो मैं अब इस पे आना चाहता हूँ। लेखकों के कुछ संगठन, शायद महाराष्ट्र में या कहीं पे उन्होंने किया था, सस्ता साहित्य का एक प्रयोग किया था, कोऑपरेटिव जैसा बना करके। कोऑपरेटिव जैसा बनाकर। जिनकी कॉपीराइट खत्म हो जाते हैं, प्रेमचंद है या मंटो है या ऐसे कई लोगों का, शायद रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा बाकी सबके कॉपीराइट 20 साल में खत्म हो गए हैं हमारे खत्म यहाँ। हो जाता, तो उसके बाद लोग उसके बहुत सस्ते समग्र निकालते हैं, सस्ते बहुत सारा उनका निकालते हैं। सस्ता आता है, उसको लोग खरीदते हैं, उसको लोग पढ़ते हैं। हमारे आपके जैसे लोगों को इसलिए पता नहीं लगता कि प्रेमचंद आज अपनी किताब को लेके चर्चा करने नहीं आ रहे किसी समारोह में, उनकी किताब का सोशल मीडिया पे चर्चा नहीं हो रही, प्रेमचंद के नाम पे दुकानों में खूब बिकती हैं किताबें, कई कई पब्लिशर गोदान छापे हैं, और खूब बिक रही है। इसलिए बिक रही है कि वो सस्ती है, वो पेपर बैक है, वो बल्क में बिक रही है। नहीं, पर पेपर बैग अब कई प्रकाशक जो हैं वो छापने लगे हैं, हाँ। पेपर बैग छापते हैं। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ कि जो लेखक है वो भी ये चाहता है कि उसकी किताब जो है अच्छी क्वालिटी में और अच्छे ढंग से छपे, ये लेखक का भी आग्रह है। और एक और चीज है, आप देखिए कि अब तो बड़े पब्लिशर को या छोटे पब्लिशर सबको हटा दिया जाए, तो
तो भी ऐसे उपलब्ध हैं चीजें कि आप चाहें तो खुद से अपनी किताब छाप सकते हैं, जिसमें बाई बैक जैसे ऑफर होते हैं, और वो अलग अलग पैकेज हैं उनके। हाँ जैसे नोशन प्रेस है, हाँ या इस तरह के और भी हैं दो तीन। तो आप तो सीधे डायरेक्ट उनसे डील करते हैं, और वो आपको बताते हैं कि हमारे पास ये पैकेज है भाई, ये कागज लगेगा, इसके दाम ये होंगे, इतनी कापियां हम छापेंगे, आप इतना पैसा दीजिए और किताब निकलते जाएगी, और वो फिर आपके अकाउंट में पैसा आता जाएगा। ये बाई बैक ऑफर इस तरह का वो है, और लोग छाप रहे हैं। एक लेकिन इसमें एक समस्या ये हाँ है, हाँ इसकी एक और इसके साथ जो एक जुड़ी चीज है, आ, जो लेखक होता है उसको एक रिकॉग्निशन भी चाहिए। और वो रिकॉग्निशन जब आप खुद से छपवाते हैं तो ये एक बना हुआ है कि भैया देखो किसी ने छापा नहीं, और ये अपने ही से छाप के अपना बेच रहे हैं। तो जो पब्लिशर के नाम पर लेखक की प्रतिष्ठा जुड़ जाती है, हाँ ये बिल्कुल भी एक चीज है। लेकिन बिल्कुल। इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि राजकमल के जो प्रमुख हैं अशोक माहेश्वरी जी से, उनसे मेरा इस दौरान कई बार बातचीत हुई, और मैं उनको कोट कर सकता हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं कि मैंने उनसे एक ऐसे ही अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि होता यह है कि कई तो लेखक बड़े होते हैं और उसके कारण किताबें बिकती हैं, हाँ पर ऐसा भी है कि कई किताबें लेखक को बड़ा बनाती हैं। हाँ तो ये दोनों, ये टू वे प्रोसेस है। तो कभी ऐसा नहीं, यदि क्वालिटी की किताब में होगी तो वो अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, हाँ। ये भी एक बात है। अब आप मेरी समस्या हल करके बतलाओ। मैं पुस्तक मेले जी में गया, मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, और मैं जी। एक औसत व्यक्ति हूँ, बहुत मेरी कमाई नहीं है, जेब में पैसे नहीं है। और जैसा कि विनोद हाँ जी हाँ या कई और लोग कहते हैं कि संस्कार भी नहीं है किताब पढ़ने के, मैं वो तोहमत के साथ में गया हूँ खरीदने के लिए। हाँ मेरा हाँ संस्कार फेसबुक भी नहीं था, ट्विटर भी नहीं था, और व्हाट्सएप भी हाँ नहीं हाँ था मेरा संस्कार। क्योंकि हाँ मुझको हाँ मुफ्त में मिला, लागत नहीं मिली है, इसलिए ये संस्कार तेजी से मेरा विकसित हो गया। और मैं अब दिन में 6 घंटा फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पे रहता हूँ। संस्कार को विकसित करने का एक मौका अगर बाजार दे और लोगों की विकसित संस्कार को दुहे, तो हमारे यहाँ का बाजार हिंदी किताबों का मुझको लगता है, मैं आपसे बिल्कुल जानना नहीं चाहता हूं इस बात को, लेकिन मेरा अंदाज है कि 1500 किताबें आमतौर पर लेखकों की छपती हैं। 1000 से अधिक किताब कोई नॉन फिक्शन किसी जलते सुलगते मुद्दे पे है तो छपती होगी। आमतौर पे साहित्य की हिंदी की किताबें 1500 छपती हैं, ऐसा मेरा अंदाज है। अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर सुधारिएगा। और मैं आपके किताब का आंकड़ा जानना नहीं चाहता, वो प्रकाशक आपके बीच का एक कारोबारी मामला है। मेरा ये कहना है कि अगर अब किताबें किताबें सस्ती छाप के इसके ग्राहक और पाठक बढ़ाए जा सकें, और वो ग्राहक और पाठक बाद में और किताबें खरीदें, तो ये खेत में बीज बोने जैसा है कि आपके पास 1 क्विंटल बीज है, लेकिन अगर आपने उसको बोया है तो 10 क्विंटल धान आपका हो जाएगा या 20 क्विंटल गेहूं हो जाएगा। तो उस तरह की कोशिश कोई क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझको ये थोड़ा हैरानी है। अब ये इस पे सीधा व्यावसायिक जो ज्यादा अच्छा, इसमें होता ही है कि प्रकाशक के तो अपने उसमें तो उसके तो हित में है ही नहीं कि वो सस्ते में बेचे। हम्म वो तो चाहेगा कि वो ज्यादा में बेचे। एक तो ये बात है। दूसरा, जो लेखक है वो भी चाहता है कि उसकी किताब की वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा ना हो, इसमें बहुत ज्यादा असंतुलन है। मतलब मैंने ये भी देखा है कि 100 कविताएं नहीं हैं, और ऐसे ऐसे पब्लिशर हैं जिन्होंने 500 रुपया मतलब के में मतलब उसमें प्रिंट में 500 रुपया दिख रहा है। अब आप बताइए कि 500 उसको 300 में भी बेच रहा होगा, हो सकता है, लेकिन वो 500 इसलिए रखा हुआ है कि जहां बिक जाए वो 500 में भी बिक जाए। तो ये तो गैप है। ये सचमुच में ये एक मतलब इसका रास्ता तो यही हो सकता है कि लेखकों का जो या तो कोऑपरेटिव जैसे तरीके से किताबें छपें। मैं इसमें अभी पब्लिशर हैं, मैं इसमें एक कई पब्लिशर ऐसे हैं। छोटा सा संशोधन करना चाहूंगा कि प्रकाशक जो है वो चाहता है कि उसको कमाई ज्यादा हो, बिल्कुल जायज उम्मीद है, वो कारोबारी हैं, उनको कमाई ज्यादा होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए। और आपके जैसा त्यागी सन्यासी नहीं होना चाहिए कि मुझको किताब से कमाई नहीं करना है, कमाई करना चाहिए, तब आप अगले किताब पे रिसर्च ज्यादा मेहनत से कर सकोगे। हो सकता नहीं, है अखबार से मेरे एक तो साल अपने जेब से नहीं, सुनिए ना। मेरा तो मैंने बहुत खर्च किया है।
नहीं नहीं गढ़चिरौली मुझे लाल श्याम शाह के लिए 3 बार इसलिए जाना पड़ा क्योंकि रास्ता इतना खराब था, 2-3 बार वापस अपनी टैक्सी करके गए। नहीं, तो वो तो मिला नहीं। मैं आपको बतला रहा हूँ, इतना त्यागी होने से भी काम लंबा नहीं निपटा। एक बार त्याग हो गया हर बार हाँ, नहीं निपटा। नहीं तो वो सही है। पर मैं एक एक चीज है। हम्म मैं एक जी एक बोलिए। छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं। जो आपने कहा है कि प्रकाशक तो अपना मुनाफा चाहता है और चाहना चाहिए, एक कारोबार है वो। मुनाफे के दो तरीके होते हैं। एक तो यह है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो आज उसको काट के पेट से पूरा ही अंडा निकाल लो, एक बात यह होती है। दूसरा, चीन या अमेरिका, इसके बहुत सारे बड़े कारोबारियों ने यह स्थापित किया है कि लो मार्जिन और हाई वॉल्यूम, बहुत ही कम हाँ दाम, हाँ, बहुत ही कम मुनाफा रखो और बिक्री इतनी बढ़ा दो कि आपका मुनाफा कुल मिला के मॉनेटरी टर्म्स में उतना ही आता है। आपकी किताब से मान लीजिए राजकमल को या दूसरे पब्लिशर को 50,000 या 1 लाख रुपया का उनको मुनाफा होना है, तो वो आपकी 1,000 कॉपी से 1 लाख कमा लें, या आपकी दस या हजार 10,000 से कॉपी कम, जो है उसको लो प्राइस रख के लो प्रॉफिट से उससे उतना कमा ले। कमा ले। तो ये जो संस्कार है, संस्कार की बात बहुत अच्छी छेड़ी आपने। किताब पढ़ने के संस्कार अगर विकसित हो जाएंगे तो हम चुनिंदा पाठकों के ऊपर सीमित नहीं रह जाएंगे। आज मुझको क्या दिख रहा है, मैं किसी को ऑफेंड किए बिना ये बात बोलना चाहता हूं कि 1,000 कॉपी जिसकी बिक रही है किताब की, उसकी 1,000 पोस्ट करीब मुझको सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिला के दिख जाती नहीं है। वो तो करीब करीब एक पोस्ट के एवज में एक कॉपी का एक एवरेज किताब। शायद रहता है, ऐसा मुझको लगता है। नहीं, ये भी है। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो एक अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया, कि जिसके जरिए आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं और जो भी, लेकिन उसका इधर जो हुआ वो ये हुआ कि उसमें भी एक काकस सा बन गया है। हाँ 10-20 जो लेखकों का एक बन हाँ जाता है कि भाई हाँ वो म्यूचुअल एडमायरेशन सोसाइटी की तरह वो काम करने लगता है। लेकिन यदि, फिर भी मैं ये कहूंगा कि यदि कोई प्लेटफॉर्म है लेखक के पास हाँ अपनी किताब को वहां तक पहुंचाने का, तो हाँ इसमें क्या हो रहा है कि ये इसका एक अंतर विरोध भी है इसमें, हाँ और उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों बातें हैं। कोई एक चीज नहीं, मतलब यदि ये टूल्स है सोशल हाँ मीडिया, बिल्कुल। तो किसी लेखक को अपने चीजों को पहुंचाने, यदि आप कोई ब्लॉग भी लिख सकता है तो फिर ये करे। अच्छा, ये बात सिर्फ हिंदी में है ऐसा नहीं है, हम्म, अंग्रेजी में ये और अलग तरह से है। हाँ अंग्रेजी के बड़े राइटर्स जो हैं उनकी, हाँ और वो बाकायदा उसमें प्रमोशन उनका लगातार चलता है, वो वीडियो बनाते हैं और अलग हाँ अलग ढंग से आता है, उनका प्रमोशनल इंटरव्यू होते हैं। हाँ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कई तो ये भी है कि मैं चूंकि अखबार में नौकरी भी करता हूँ हाँ और चूंकि मैंने किताबों की समीक्षाएं भी की हैं, हाँ तो लेखकों का, अंग्रेजी वालों का, चूंकि हमारे अंग्रेजी किताबें की भी हम लोग काफी करते रहे हैं, तो लेखकों से जो अरेंज करके इंटरव्यू की, बोले आप के लिए ये स्लॉट है, यदि आप बात है। चाहें तो, वो नहीं भी करना है तो कई लोगों ने रेडीमेड इंटरव्यू भी भेजा है कि ये यदि हाँ, आप छपवा दें वो तो ये प्रमोशन का तरीका है। पब्लिशर समीक्षा भी दे देते थे तैयार करवा हाँ, के। वो दे देते हैं। अब इसमें हो ये रहा है कि जेन्युइन पाठक और जेन्युइन आलोचक, हम्म आप तो अपनी तुरही बजा रहे हैं, हम्म लेकिन किताब क्या है, यदि पाठक का रिएक्शन आप तक नहीं पहुंच रहा है और जेन्युइन आलोचक का नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी जो गुणवत्ता है या जो भी चीजें आपने लिखी, चाहे कविता लिखी, उपन्यास लिखा या नॉन फिक्शन लिखा, तो वो उसका मतलब वो एक एक लंबे कालखंड में वो किताब कहाँ टिकती है, या अब जो जिस मकसद से भी लिखी गई है, क्या वो सरोकार उसके पूरे होते हैं, इस कसौटी में वो किताब नहीं आ पाती और उसके बजाय बिकना फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये इंटरव्यू को तो 7 ये भी मिनट एक बचे। है। अब आखिरी के 7 मिनट बचे हैं जी सुनील, जी तो मैं एक छोटे से दूसरे पहलू पे आना चाहता हूं। आप सोशल जी। मीडिया पे खूब लिखते हो, आपके लिखे हुए को लेके हम अखबार में छाप लेते हैं, संपादकीय पेज पर लेख उसके इतने अच्छे रहते हैं। बहुत से और लेखक भी लिखते हैं, साहित्यकार भी बहुत सारे लिख रहे हैं, कई कवि भी लिख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर। क्या आपको लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग, लेखक जो हैं, वो प्रकाशक के मोहताज रहे बिना अपना ब्लॉग, अपना पेज
अपना फेसबुक पेज या अपना यूट्यूब चैनल, जैसे मैंने अभी 10 दिन पहले से ही ये काम शुरू जी किया है, तो मैं आज अपने यूट्यूब चैनल को स्थापित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आपके चर्चित होने का फायदा उठा रहा हूं कि आपका इंटरव्यू करूंगा तो उसको और 200-400-500 लोग देखेंगे, नए लोग। तो ये क्या लेखक इस तरह के वैकल्पिक प्रकाशन पे जाने लगेगा जिसमें प्रकाशक की जरूरत नहीं है? जो मार्क जुकरबर्ग है और मैं हूं, हमारे बीच और कोई नहीं है। नहीं, ये जा रहे हैं, अभी जाना शुरू हो चुका है। जो नोशन प्रेस वगैरह जो प्लेटफॉर्म है वो इसी तरह के प्लेटफॉर्म है, और कई लोगों ने किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसके मार्केटिंग का चूंकि आपको तजुर्बा नहीं है और ना आपके पास वैसा नेटवर्क है, तो वहां एक दिक्कत होती है। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, तो वो आपके लिए ये मतलब अब ले तो लिया, हालांकि उसके लिए भी है कि आप अमेजन वगैरह जो प्लेटफॉर्म है वहां से आप उसको अरेंजमेंट करते हैं, और वो फिर 40% 50% अलग अलग ढंग से उस पर कमीशन करते हैं। नहीं, तो आप प्रिंटेड बुक की बात कर रहे हो, मैं प्रिंटेड बुक से परे की बात कर रहा हूं। हम किताब को नहीं, छोड़ वो हो रहा है। नहीं, अभी मुझे इसमें इतनी जल्दी नहीं दिख रहा है। ये ये अभी तो अंग्रेजी में भी नहीं हुआ है, तो हिंदी में तो अभी बहुत टाइम लगेगा इसका। उसकी वजह ये है कि अभी जो टेक्नोलॉजी की जो बात है, वो अभी हम मोबाइल पर थोड़ी देर तो चीजें देख सकते हैं या लैपटॉप पर हम अभी उस पर किताब पढ़ने के आदी नहीं हुए हैं। एक लंबी लॉन्ग रीडिंग के लिए अभी वो जब तक के वो नहीं होगा, तो मुझे इसमें दिखता नहीं। और इसकी एक कास्ट भी है, उसकी एक लागत भी आपको चुकानी पड़ेगी। ये अभी तो फ्री मिल रहा है आपको, तो उसकी जब लागत बढ़ेगी तो फिर वो, और फिर अभी जैसा आज भी मार्केटिंग का जो इसमें अब मैं थोड़ा सा हमारे यहाँ का कह सकता हूँ, जो आम हिंदुस्तानी की, कि वो अभी मंगा तो लेते हैं किताब, लेकिन आप बाजार में जाकर के जब तक चीजों को हाथ न लगाएं तब तक के, तो वो बात किताब के साथ भी है, और उसका एक अलग अनुभव है किताबों की मैं सोहबत। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा और फर्क करना चाहता हूं इस बात में। हम किताब की बात छोड़ दें पल भर के लिए, हाँ और हम हाँ केवल ये बात करें कि आपके जैसे लेखक या मेरे जैसे अखबार नवीस या अशोक पांडे जैसे दूसरे लेखक, बहुत सारे हैं ऐसे, मैंने एक ही नाम जी लिया, जी। ये लोग जो हैं, ये जो सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं, क्या ये उनके लेखन का पूरा विकल्प बन सकता है कि अब किताब की जरूरत नहीं है, मैं पाठकों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर? नहीं, वो पूरा विकल्प बनना थोड़ा सा मतलब वो क्या होगा कि बहुत तात्कालिक होगा वो। उसका लॉन्ग रन में, मतलब जो एक लंबे उसके लिए, जैसे किताबें जो हैं वो तो लंबे समय तक चीजें हैं कि अलमारी में रखी हुई हैं किताब, यदि उसके 10-20 साल 30 साल बाद भी जरूरत है तो वो देख सकते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे जो डिस्कशन है, या ये है बहुत तात्कालिक किस्म का है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि वो, और फिर उसको ढूंढना और फिर उसके बाद कभी कोई रेफरेंस, तो वो उस रूप में तो नहीं दिखता। उसका तात्कालिक महत्व ही मुझे ज्यादा दिखता है। लेकिन ये तय है कि हम अपने से यदि काम करना चाहें, चाहे आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और ये सब, यदि आपकी बात में दम है, तो उसको एक रीच मिलेगी, उसको पाठक और उसको दर्शक मिलेंगे। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कई और प्रकाशकों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, पुस्तक मेले में, किसी और जगह, कई लेखकों से भी चर्चा हुई होगी। क्या उनके दिमाग में ये बात घूम रही है कि मैं अकेला हूं जिसके दिमाग में घूम रही है कि किताबें सस्ती होनी चाहिए? क्या और लोग भी सोच रहे हैं इस बारे में, या मेरी नहीं, ये अकेले बहुत की व्यापक दिक्कत है? सवाल। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत व्यापक सवाल है, और ये अक्सर होता है। ये मतलब अक्सर होता है कि किताब के दाम को लेकर के अक्सर बातचीत होती है कि किताब जो ज्यादा यदि हो गई। पर एक बात बता रहा हूं मैं आपको, 250-300 रुपया एक स्वीकृत मतलब लेखकों जिनसे मेरी बात होती है, उनको लगता है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब होता है कि जहां 500-400 ऐसे बढ़ा, 300 रुपए तक की किताबें जो है अभी उसको तो हम मानते हैं, लेकिन कविताओं के मामले में खासतौर पर यह है कि उसको भी आप 350 रुपये रख देते हैं सुदीप या मैं 300 रुपये रख देते हैं। सुदीप, मैं किताब के दाम और खरीदने की ताकत, इसके बीच एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। विनोद कुमार शुक्ल को एक साल में जितना पैसा अपनी लिखी हुई 5-7 किताबों की रॉयल्टी के रूप में मिलता है, उससे वो एक साल में 50 किताबें भी हिंदी साहित्य की नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते। ये स्थिति है। हाँ अगर हाँ, नहीं, रॉयल्टी में तो एक बहुत। सबसे प्रतिष्ठित लेखक अपनी कमाई से, अपने हम्म। लेखन की कमाई से अगर 50 किताबें भी नहीं खरीद सकता है, तो मैं मानता हूं कि ये
ये संस्कार जो है, ये पाठक का संस्कार तो है, ये प्रकाशन व्यवसाय नहीं, का ये संस्कार समस्या है। नहीं है। ये बहुत बड़ी, अभी तक के उस रूप में नहीं हुआ है। लेखक तो उस रूप में बन ही नहीं पा रहा है कि जिसके जरिए वो कमाई कर सके। लेकिन आप अंग्रेजी में देखिए, अभी आप एक उदाहरण देखिए कि जो इनको जो गीतांजलि श्री को जो बुकर मिला, हाँ तो उससे वो किताब 4-5 साल पुरानी किताब है और मेरे ख्याल से 2-3 हजार बिकी रही होगी। हाँ लेकिन जब उनको बुकर मिला, हाँ उसके बाद हिंदी की जो किताब है, जो उनका आधिकारिक आंकड़ा था, 15 दिन के भीतर उन्होंने 35,000 कापियां बेची। हाँ तो 35,000 बिक गई तो हो गया। मेरी जानकारी में ये भी है, कई लेखक जो नए लेखक हैं उनको अपेक्षाकृत कम, मतलब वो उस तरह के जो वो हैं प्रकाशक, जो बड़े प्रकाशक नहीं है, मिड लेवल के हैं, मेरी जानकारी में 1.5-2 लाख रुपया उनको रॉयल्टी मिली है, बड़ी अच्छी क्योंकि बात। 11-11 संस्करण छाप दिए। आज ये जूम मीटिंग का समय खत्म हो रहा है। मुफ्त में जूम जो है 40 मिनट देता है। आपने इतना समय जी निकाला, इसके लिए धन्यवाद। जी। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे मन की जो जिज्ञासा है और मेरे जेब की जो दिक्कत है, इसको लेके जी आप कुछ एक प्रकाशकों से जब भी मुलाकात हो तब बात जरूर जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे जरूर, कुछ ये है, बातों को बड़ा लेके। मुद्दा है, होना चाहिए ये। हम लोग फिर वो गैप मिलेंगे खत्म कुछ होना बातों चाहिए। को लेके। बहुत अच्छी बातचीत। जी थैंक जी, यू, शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।